जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्रों का कैसे उत्तर दिया जाएगा, और उसमें गतांक से आगे का आज चर्चा करेंगे। आखिरी प्रश्न पत्र 2016 का है और 3 क्वेश्चन केवल बच गए हैं, उसका आज हम चर्चा करेंगे। और टिप्पणी है चूँकि, लेकिन है बहुत लंबा क्वेश्चन टिप्पणी में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है। इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो 5वां का सी है। उत्तर प्रदेश नगर योजना तथा विकास अधिनियम के अंतर्गत वर्णित योजनाओं के प्रकार कितने हैं। तो देखिए, ये धारा 8 और धारा 9 को रिलेट करके ये क्वेश्चन बना रहा है। तो 2 प्रकार हैं, एक महायोजना है, एक क्षेत्रीय विकास योजना है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो धारा 8 में बताया गया है कि विकास क्षेत्र के लिए एक महायोजना तैयार किया जाएगा, जो भी होगा शीघ्रातिशीघ्र प्राधिकरण द्वारा, जो ही विकास प्राधिकरण का गठन होगा तो उसके बाद एक महायोजना तैयार किया जाएगा विकास क्षेत्र के लिए। अब महायोजना में होगा क्या, तो ये करेगा कि विभिन्न क्षेत्रों को नियत किया जाएगा जिसमें विकास क्षेत्र का विभाजन विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, और उसमें वह ढंग भी होगा जिसको प्रत्येक भूमि के प्रयोग के लिए प्रस्तावित किया जाना है, चाहे उस पर विकास कार्य करके या अन्यथा, मतलब चाहे विकास करके या बिना विकास किए। और उन प्रक्रमों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके द्वारा कोई विकास किया जाएगा। मतलब इन सब सारे चीज़ों को महायोजना में वर्णन किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संरचना के मूल प्रतिमान के रूप में कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जा सकेगी। तो ये जो महायोजना है इसमें 3 उपधाराएं हैं। पहला उपधारा ये कह रहा है कि प्राधिकरण यथासंभव शीघ्र विकास क्षेत्र के लिए एक महायोजना तैयार करेगा, और दूसरा बता रहा है कि महायोजना में क ख गिना करके कि उसमें क्या होगा। तीसरा उपधारा कह रहा है कि महायोजना किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान कर सकेगी जो विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो। मतलब महायोजना के अंतर्गत ही क्षेत्रीय विकास योजना होगा। जो भी मास्टर प्लान बनेगा उसी के अंतर्गत जोनल प्लान होगा, उस जोनल प्लान को मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य करना होगा। अब जो धारा 9 में क्षेत्रीय विकास योजना है उसमें क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो धाराएं हैं, धारा 2 उपधाराएं हैं, और उपधारा 2 में 4 ABCD करके गिनाए गए हैं कि किस प्रकार से विकास क्षेत्र जो है, जो जोनल विकास क्षेत्र है, उसका क्या किया जाएगा। तो पहले उपधारा में तो यही कहा गया है कि यथासंभव जहाँ महायोजना लागू होता है, या तो महायोजना के साथ साथ या महायोजना के लागू होने के तत्पश्चात, जैसा स्थिति हो, एक विकास क्षेत्र के लिए विकास योजना बनाया जाएगा। अब क्षेत्रीय विकास योजना में क्या होगा उसके लिए ABCD बताया गया है। तो ए में कह रहा है कि क्षेत्रीय विकास योजना में क्षेत्र के विकास के लिए स्थल योजना और प्रयोग योजना अंतर्विष्ट होगा। मतलब कितनी एरिया होगी और उस एरिया में किस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसी चीज़ों जैसे सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक कार्य एवं उपयोगिता, सड़क, आवास, मनोरंजन, उद्योग, व्यवसाय, बाजारों, विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत खुले स्थानों तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत प्रयोग के अन्य संवर्गों के लिए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि की लगभग स्थिति और भूमि प्रयोग की सीमाओं को दर्शित कर सकेगी। मतलब जो क्षेत्रीय विकास योजना होगा उसमें फिक्स रहेगा कि किस चीज़ के लिए कितना होगा, मतलब कहाँ पार्क होगा, कहाँ खेल के मैदान होंगे, कहाँ मनोरंजन होगा, कहाँ उद्योग की व्यवस्था होगी, वो सारी चीज़ को सिस्टमेटिक उसमें व्यवस्था किया जाएगा अलग अलग क्षेत्र वाइज। बी कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व तथा भवन के घनत्व मापदंड को निर्दिष्ट कर सकेगा। यानी कि जो क्षेत्रीय विकास योजना होगा उसमें जनसंख्या घनत्व का भी ब्यौरा होगा और भवन घनत्व के हिसाब से होगा। मैंने जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भवन का घनत्व जो है निर्धारित किया जाएगा। सी कह रहा है कि क्षेत्र में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र को दर्शित कर सकेगी जिसे प्राधिकरण की राय में विकास या पुनर्विकास के लिए घोषित किए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी। मतलब कोई और भी क्षेत्र होगा जिसको उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इन क्षेत्रों को फिर से या तो पुनर्विकसित किया जाना है या उसको विकसित किया जाना है। और डी कह रहा है इसमें कि विशिष्ट रूप से निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के संबंध में बंद अंतर्विष्ट होंगे। यानी कि जो क्षेत्रीय विकास योजना होगा इसका जो क्लास 2 का उपधारा 2 का जो क्लास डी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 7 तरह की बातें बताई गई, मतलब 7 शीर्षकों में विभाजित करके बताया गया कि क्या क्या उसमें मैटर होगा,
किन किन मेट्रो के लिए वो विकास क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। तो ये कह रहा है किसी स्थान का भवन निर्माण हेतु भूखंडों के विभाजन, कितने में उस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, माने मकान किस तरीके से बनेगा, कितने मंजिला तक बनेगा, उस सब चीज़ों का। उसके बाद कह रहा है कि सड़कों, खुले स्थानों, बगीचों, मनोरंजन स्थलों, विद्यालयों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन या आरक्षण, मतलब ये जितने भी बातें कही गई हैं उसमें किस प्रकार का आवंटन होगा, कैसे उसका आरक्षण होगा, ये सब भी रहेगा क्षेत्रीय विकास योजना में। तीसरा कह रहे किसी क्षेत्र का नगर या बस्ती के रूप में विकास एवं निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जाएगा या कार्यान्वित किया जा सकेगा। जैसे कोई कॉलोनाइजर वगैरह है, वो उसके लिए टर्म कंडीशन होगा कि किस प्रकार से उसको बस्ती बसाएगा और किस प्रकार से उसको डेवलप करेगा। चौथा कह रहा है कि किसी स्थल पर भवन का निर्माण और भवन में या के चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों के संबंध में निर्बंधन तथा शर्तें और भवन की ऊंचाई और प्रकृति, मतलब एक कोई भवन अपना बनवाने जा रहा है तो जो विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाएगा तो उसमें वो सारी बातें लिखी रहेंगी कि कितने में निर्माण होगा, कितना उसको माने कारपेट एरिया कितना होगा, कवर्ड एरिया कितना होगा, खुला एरिया कितना होगा, उसके आगे सड़क कितना होगा, वो सब कुछ उसमें ब्यौरा होगा। उसके बाद कह रहा है कि किसी स्थल के भवन का संरेखण, ये भी पूरा उसमें सुनिश्चित किया जाएगा। किसी स्थल पर निर्माण किया जाने वाला किसी भवन के विस्तार या अगले भाग का वास्तुकलात्मक लक्षण, जो अभी 12A में हम लोग पढ़े थे, धारा 12A में, उसी का ये वर्णन कर रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि आवासीय भवनों की संख्या जिनका निर्माण भूखंड पर या किसी स्थान पर किया जा सकेगा। सातवां कह रहा है कि किसी स्थल या भवन के संबंध में या ऐसे स्थल पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, चाहे भवन निर्माण से पूर्व हो या पश्चात, और व्यक्ति या प्राधिकरण जिसके द्वारा या जिसके व्यय पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी है, जो धारा इसमें 36-37 में बातें कही गई उसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि 9वां, दुकानों, कार्यशालाओं, भंडागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकलात्मक लक्षण के भवनों या बस्ती में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अभिकल्पित भवन में निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्बंधन। तो ये जितने भी हैं उसके बारे में क्या प्रतिषेध होगा, क्या निर्बंधन होगा, उसका भी ब्यौरा होगा। दीवारों, बाड़ों या झाड़ियों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुकलात्मक संनिर्माण का रख रखाव एवं ऊंचाई जिस पर उन्हें कायम रखा जाएगा। 11वां कह रहा है कि भवनों के संनिर्माणों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी स्थल के प्रयोग के संबंध में निर्बंधन। और 12वां कह रहा है कि कोई अन्य विषय जो नक्शे के अनुसार अंचल या उसके किसी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए और ऐसे अंचल या क्षेत्र में भवनों को व्यवस्थित ढंग से निर्मित किए जाने को निवारित करने के लिए आवश्यक हो। तो इतने तरह की विकास क्षेत्र योजना में व्यवस्थाएं रहेंगी ताकि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्रीय एरिया में जो भी डेवलप करना चाहे तो उसको उसके अनुसार ही करना होगा। पूछा तो टिप्पणी में है, लेकिन ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत आश्चर्य भी होता है कि इन सब चीज़ों को टिप्पणी में पूछा जाता है। अब इसको किस तरीके से आप शार्ट में लिखेंगे ये अब आपके ऊपर है, या तो शीर्षक वाइज बना करके लिख दीजिए। खैर, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, टिप्पणी पे। तो टिप्पणी ये है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13/1972 किन भवनों पर प्रयोग लागू नहीं है। तो देखिए ये भी टिप्पणी में पूछ रहा है, लेकिन बहुत ये भी लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर लंबा होता है, मतलब ये लॉन्ग आंसर में है जिसका जाएगा। धारा 2 में दिया गया उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम में कि वो किन किन भवनों पर इस अधिनियम का लागू नहीं होगा। तो पहला तो यही कह रहा है उसमें कि कोई ऐसी बात जो जिसका मकानदार या तो सरकार है या तो स्थानीय प्राधिकारी है या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम है या कोई छावनी बोर्ड है, तो इस तरीके के मकान पर इस अधिनियम का विस्तार नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था हो या उसमें कोई निहित भवन हो, उस पर भी लागू नहीं होगा। तीसरा कह रहा है इसमें कि किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था हो या उससे संबंधित कोई भवन हो। उसके बाद ये कह रहा है कि कोई वक्फ अलाल औलाद सहित कोई वक्फ में निहित कोई संपत्ति हो, उस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा, मतलब उस भवन पे। उसके बाद ये कह रहा है कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है और उस भवन में उसका फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, कोई इस प्रकार का संयंत्र या प्लांट लगाया गया है, तो उसमें भी ये लागू नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि कोई यदि औद्योगिक भवन है या औद्योगिक प्रयोजन से कोई ऐसा निर्माण किया गया उस भवन का, तो उस पर भी लागू नहीं होगा। या सिनेमा या थिएटर का प्रयोग किया जा रहा है कोई जिसमें संयंत्र या उपकरण से संबंधित कोई भवन हो, तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि किसी ऐसे भवन पर जो सार्वजनिक मनोरंजन के लिए आमोद प्रमोद के लिए रखा गया है, कोई स्टेडियम वगैरह हो, खेलकूद का हो, तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब
अधिनियम लागू नहीं होगा। उसके बाद से ये कह रहा है कि कोई सोसाइटी एक्ट के तहत कोई यदि सोसाइटी जिस भवन पे रजिस्टर्ड है सोसाइटी अधिनियम के तहत और उसका क्रियाकलाप उस भवन से हो रहा है तो उस सोसाइटी अधिनियम के तहत उस भवन का भी मतलब इस अधिनियम का विस्तार उस भवन पर भी नहीं होगा। और उसके बाद से कह रहा है कि कोई ऐसा भवन है जिसका किराया 2000 रुपया से अधिक है तो उस पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। या कोई ऐसा किराएदार है जो उस मकान में रहता है जिस मकान में विदेशी मिशन या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण का कोई स्थापित किया गया है तो उस भवन पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। अब जो इसका उपधारा 2 है, उपधारा 2 ये कह रहा है कि सिवाय धारा 12 की उपधारा 5 या धारा 21 की उपधारा 1A, धारा 24 की उपधारा 2 या उपधारा 24 क या उपधारा 24 ख या 24 घ या 29 की उपधारा 3 में की गई व्यवस्था की इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर जिसका निर्माण 15 जुलाई 1972 के पूर्व या पश्चात किंतु उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व हुआ हो उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो 20 वर्ष की अवधि में लागू न होगी। यहाँ पे उन धाराओं को इसलिए छांट दिया है क्योंकि जब धारा 21 को आप पढ़ते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि कुछ उसको टर्म्स कंडीशन के आधार पर निर्मुक्त किया जाता है और निर्मुक्त में ये भी होता है कि यदि उसका उल्लंघन करता है तो उसको पुनः प्रवेश का अधिकार होता है। तो ये कह रहा है कि अगर जो उस तरीके का निर्माण किया गया है जो धारा 21 में है या धारा जो 12(5) में है या इस तरीके का जो 24 घ वगैरह में है, 24 क ख ग घ में है या 29 में है जो बेदखल करा करके और तब उसका निर्माण किया गया है, तो उस निर्माण की बात नहीं कर रहा है। ये किसी नए निर्माण की बात कर रहा है जो 1981 के में जो अधिनियम संशोधन पारित हुआ है उस समय यदि किसी भवन का निर्माण किया गया है तो उसमें 20 वर्ष तक लागू नहीं होगा। और इसके बाद कह रहा है कि यदि वो भवन किसी सहकारी बैंक से या कोई ऐसे बैंक से ऋण लेकर के किया गया है तो उसमें जो है या तो उस ऋण की जो समाप्ति ना हो जाए या जो है वो 15 वर्ष की अवधि न बीत जाए। इन दोनों में जो भी बाद का होगा उसको माना जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि यदि वही निर्माण 26 अप्रैल 1985 के पश्चात पूर्ण हुआ हो तो वो जो जहाँ 10 वर्ष है या 15 वर्ष है वो 40 वर्ष का माना जाएगा। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि इन मामलों में इस अधिनियम का लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप शार्ट में करके टिप्पणी लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसका, गांव सभा की भूमि अप्राधिकृत कब्जाधारी को बेदखल करने की प्रक्रिया की विवेचना करिए। तो देखिए ये जो धारा क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया है यूपीजेड एक्ट के अनुसार है, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को देखेंगे तो उसमें धारा 136 में दिया गया है और धारा 67 में दिया गया है कि कोई अतिक्रमणी है तो उसको कैसे बेदखल किया जाएगा। तो धारा 136 कह रहा है कि ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली। तो यही है कि यदि किसी प्रकार का कोई अतिचारी है ग्राम सभा की ज़मीन पे तो या तो स्वप्रेरणा से उप जिलाधिकारी या तो भूमि प्रबंधक समिति की या ग्राम पंचायत के या किसी स्थानीय प्राधिकरण के जिसमें वो निहित संपत्ति है उसके आवेदन पर उसको बेदखल किया जा सकता है और जो कुछ भी उसमें नुकसान वगैरह है उसको भरपाई भी किया जा सकता है। अब उपधारा 2 ये कह रहा है कि उपधारा 1 के उपबंध भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों पर भी लागू होंगे। मतलब केवल यही नहीं है, उन लोगों पर भी लागू होगा जो कह रहा है कि संहिता या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त की गई कोई भूमि है उस पर भी कोई अतिक्रमणी है तो उस पर भी लागू होगा। दूसरा कह रहा है कोई भूमि जिस पर ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन कब्जा लेने का हकदार हो उस पर भी ये लागू होगा। तीसरा कह रहा है कोई भूमि जो ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की हो या के स्वामित्व में हो या धारित की गई हो तो उस पर भी ये लागू होगा। फिर कह रहा है कि आसामी धारा 77 के खंड घ या अंग में निर्दिष्ट भूमि धारण कर रहा था और ऐसी भूमि में फसलों की पैदावार असंभव हो गई थी तो उसको भी अतिक्रमणी नहीं माना जाएगा, उसके पे भी ये बात लागू होगा। फिर अंग कर रहा है इसके कि आसामी को धारा 125 के खंड ख के अधीन भूमि दी गई थी और ग्राम पंचायत उसे लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग करना चाहती थी, मतलब वो उसे लेना चाहती है तो वहाँ पर उसको अतिक्रमणी माना जाएगा। उपधारा 3 कह रहा है कि इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति किसी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो। चौथा इसका उपधारा कह रहा है कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल करते समय उप जिलाधिकारी यथा आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है।
स्पष्टीकरण कर रहा है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द भूमि से ऐसी भूमि पर विद्यमान पेड़ और अन्य सुधार भी हैं। तो इस तरीके से जो धारा 136 है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का, उसमें एक अतिक्रमणी को जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के जमीन पर कब्जाधारी है उसको बेदखल करने का व्यवस्था दिया गया है। इसी प्रकार से धारा 67 भी है। जब धारा 67 आप पढ़ते हैं तो 67 में ये कहा गया है कि उसमें भी सहायक कलेक्टर को दिया गया है पावर कि किसी प्रकार का कोई अतिक्रमणी है और वो हटता नहीं है, किसी को जिसको आवंटित किया गया है कब्जा, और उसमें हो सकता है कि आवंटन में ग्राम पंचायत का भी हो, तो ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। तो यहाँ रोकने की शक्ति किसको है? सेम अधिकारी हैं यहाँ, चूँकि सहायक कलेक्टर की बात कर दिया, वहाँ जिला अधिकारी की बात किया, तो दोनों एक ही पद होते हैं। कह रहा है कि उपधारा 1 कि जहाँ किसी ग्राम पंचायत यानी स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई या सौंपी गई समझी हुई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो, वहाँ यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीति से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। और उपधारा 2 कह रहा है कि जहां उपधारा 1 के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस उपधारा के में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो, वहाँ संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो की वसूली की जाए और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। यहाँ भी वो प्रक्रिया है। तीसरा उपधारा कह रहा है कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर यह करवा सकता है जैसा कि आवश्यक हो, और यह निर्देश दे सकता है कि यथास्थिति संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाए। अब उपधारा 4 कह रहा है कि यदि सहायक कलेक्टर की राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग का दोषी नहीं है, तो वह नोटिस को खारिज कर देगा। उपधारा 5 कह रहा है कि उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। और उपधारा 6 कह रहा है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी और इस धारा के उपबंधों के अधीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा 5 के अधीन अंतिम होगा। और उपधारा 7 कह रहा है कि इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाए। और यहाँ भी स्पष्टीकरण में कह रहा है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द भूमि में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं। तो इस तरीके से जो राजस्व संहिता में है किसी अतिक्रमणी को हटाने का तरीका और उसको नोटिस देने का तरीका, तो इसका वर्णन करके इस क्वेश्चन का पूर्ण किया जा सकता है आंसर। इस प्रकार से सन 2016 का तीनों प्रश्न पत्र समाप्त होता है। अब हम लोग 2018 में जो 3 पेपर हुए थे उनका एक एक करके वर्णन किया जाएगा कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। मुझे विश्वास है जो मैंने कहा है, जिन जिन धाराओं का वर्णन किया आप लोग को बातें जरूर समझ में आई होंगी। एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।